हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ रश्मि। और आज डिस्कस करने वाले हैं न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो आईएएस और पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, और उसके बाद जानेंगे उसके की फीचर्स, और फिर यूपीएससी प्रीलिम फैक्ट्स फॉर 2020 एग्जाम्स। मैं आपको ले जाती हूँ 1968 में। तब आया था कोठारी कमीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। और एजुकेशन जो आता है वो है 10+2+3, यानी कि 1 to 10 की पढ़ाई होगी स्कूल में, फिर +2 इंटरमीडिएट की पढ़ाई होगी। आजकल वो स्कूल में होती है 10+2 की पढ़ाई, पहले कॉलेज में होती थी, जिसको इंटरमीडिएट एजुकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है +3, यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई की बात की जा रही है, ठीक है। तो उस टाइम से क्या सिस्टम अभी तक चल रहा था? 10+2+3 का सिस्टम चल रहा था। आगे बढ़ते हैं और इसके अलग फीचर्स देखते हैं। तो इसके अलावा जो फीचर है वो है लैंग्वेज फार्मूला। और याद रखिए कि लैंग्वेज फार्मूला आज इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, आज मल्टी लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है। स्टार्टिंग से ही 3 लैंग्वेज फार्मूला था इंडिया में, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज पे फोकस किया जा रहा था। लेकिन मॉडर्नाइजेशन टाइम में क्या हो गया कि ज़्यादातर एजुकेशन सिस्टम हम लोग मूव कर गए थे इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम पे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में डिमांड था, बीपीओ वगैरह सेक्टर ग्रो कर रहे थे। चलिए उसी से रिलेटेड है, 1986 में राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो मॉडर्नाइजेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करते हैं। वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पे मतलब है कंप्यूटराइजेशन से। कंप्यूटर एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारे फील्ड आए और इस पे फोकस किया गया कि किस एजुकेशन से जॉब मिल सकता है। तो जॉब क्रिएशन एजुकेशन को ही वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं, यानी जिस एजुकेशन से जॉब क्रिएट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2018 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है। एक्चुअली 2015 में एक कमीशन आता है जो कि सुब्रमण्यम कमेटी के अंतर्गत आता है, और 2018 में उसे ही चेंज करके कस्तूरी रंगन कमेटी आते हैं, जो कि उस पर रिफॉर्म की बात करते हैं। तो 2018 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था वो एक्चुअली 34 ईयर्स के बाद आया था, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके फीचर्स देखना जरूरी है। चलिए देखते हैं, विच कमिटी हैज ड्राफ्टेड द एजुकेशन पॉलिसी। के कस्तूरी रंगन कमिटी हैज ड्राफ्टेड द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस कमिटी? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 18। ये याद रखिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और हम लोग सभी जानते हैं कि आरटीई एक्ट के अंतर्गत 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ये ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 3 to 18 ईयर्स की बात की जा रही है। 3 to 18 यानी 6 साल से छोटे बच्चे, जिसको प्री स्कूल में भेजा जाता है और आंगनवाड़ी सिस्टम में भी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है 6 साल से छोटे बच्चों को। उसी प्रकार से 14 ईयर से जो बड़े बच्चे होते हैं उनको बहुत सारे वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब वो सारे सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड किया जाएगा। द स्कूल कॉम्प्लेक्सेस विल इंक्लूड आंगनवाड़ी, वोकेशनल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन सेंटर। यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स में, जैसे कि पहले का सिस्टम था, आज भी आप केंद्रीय विद्यालय या बहुत सारे स्कूल में 1 क्लास से ही एडमिशन होता है। उससे पहले के एजुकेशन के लिए आपको दूसरे स्कूल जाना पड़ता है, जैसे कि किड जी वगैरह जो प्री स्कूल्स होते हैं। तो अब ये किया जा रहा है कि नहीं, स्कूल में ही ये इंक्लूड किया जाएगा। एक स्पेशल ब्रांच होगा जिसमें आंगनवाड़ी होंगे, जहाँ पे छोटे बच्चों को रखा जाएगा। और 14 ईयर्स के बाद यानी 10+2 के बाद बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। एडल्ट एजुकेशन सेंटर होंगे जो कि उनको बताएंगे कि उनको आगे करियर क्या चूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, नो डिटेंशन पॉलिसी टिल क्लास 8 शुड बी कंटिन्यूड। यानी कि अगर क्लास 5 में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो कोई बात नहीं है, उसको 6 में प्रमोट कर दी जाती है। ये सिस्टम क्लास 8 तक चलता है। उसी सिस्टम को कंटिन्यू करने की बात की गई थी इसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बीएड एजुकेशन प्रोग्राम को 4 ईयर्स के लिए करने की बात की गई थी इस कमेटी में। 3 लैंग्वेज प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए। तो इसको कंटिन्यू रखा गया। 1968 में कोठारी कमीशन जो रिकमेंडेड की थी उसी सिस्टम को कंटिन्यू रखा गया है, और 3 लैंग्वेज प्रोग्राम की भी बात की गई है। ये जो सोर्स है वो है पीआईबी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है चेंजेस इन 2020 नोटेड फ्रॉम पीआईबी, ठीक है।
PIB और द हिंदू से ये नोट बनाया गया है, तो बहुत ही ऑथेंटिक है। सबसे पहली बात कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो आज 3 इयर्स के होते हैं, जो ग्रेजुएशन करते हैं BA BSc, उनको पता है BA और BSc में क्या होता है, 3 इयर्स कोर्स होते हैं। अब ये 4 इयर्स के हो जाएंगे, ठीक है, यानी 4 साल की पढ़ाई होगी, जैसे कि इंजीनियरिंग में होती है। इंजीनियरिंग कॉलेज 4 इयर्स के होते हैं, ठीक है। ये जो 4 ईयर प्रोग्राम किया गया है वो अभी या आज और कल नहीं होगा, ये 2030 तक करना है, यानी इसमें इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको ध्यान देते हैं। इसमें लिखा गया मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि किसी कारणवश अगर आपकी पढ़ाई छूट जाती है तो फिर आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि 4 ईयर कोर्स होता है इंजीनियरिंग का, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो 2nd ईयर पढ़ाई करते हैं लेकिन 3rd ईयर में निकल जाते हैं, 3rd ईयर पढ़ाई करते हैं 4th ईयर में निकल जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या होता है कि फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन अभी सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उनको कोई डिग्री नहीं मिलता है। इस सिस्टम में इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया है और उनको अलाउ है कि वो जब चाहे एंट्री कर सके एजुकेशन सिस्टम में और एग्जिट कर सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एमफिल की जो पढ़ाई की जाती है PG के बाद, उसको हटा दिया गया। एमफिल एक कोर्स है जो इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको हटा दिया गया है कम्प्लीटली। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। डबल क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यहाँ पे बात कर रही है इनरोलमेंट की, स्कूल में कितने बच्चे इनरोल होते हैं, एडमिशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता चलता है। हायर एजुकेशन में इसको इम्प्रूव करने की बात की जा रही है, क्योंकि जनरली जो बच्चे होते हैं वो 10+2 तक तो पढ़ते हैं, उसके बाद उनकी पढ़ाई छूट जाती है। तो हायर एजुकेशन पे इम्फेसिस करने की बात की गई है। पहले 26.3% था, उसको बढ़ा के 50% करने की बात चल रही है 2035 तक। तो ये प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। 26.3% इन 2018 टू 50% इन 2035। उसके अलावा कॉमन हायर एजुकेशन सिस्टम की बात की गई है, यानी स्ट्रीम हटाने की बात की जा रही है। स्ट्रीम क्या है, 10+2 तक जो साइंस लेते हैं वो आर्ट में तो जा सकते हैं, लेकिन जो 10+2 के बाद आर्ट्स लेते हैं वो कभी भी साइंस में मूव नहीं कर सकते थे। लेकिन उन चीज़ों को हटा दिया गया है और बच्चों को फ्रीडम दिया गया है कि आप किसी भी स्ट्रीम में पढ़ सकते हो। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो उसको आगे। ऐसा नहीं कि आप साइंस ले हो तो आप हिस्ट्री में नहीं जा सकते, 10th के बाद भी आप 11th में हिस्ट्री ज्योग्राफी ले सकते हो अपने साइंस सब्जेक्ट के साथ। तो ये काफ़ी अच्छा रिफॉर्म है। हो सकता है आप बायोलॉजी लो और बायोलॉजी के साथ आप UPSC की तैयारी करना चाहते हो तो आप बायोलॉजी के साथ हिस्ट्री भी ले सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा चेंज है। रेगुलेट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये क्या है देखते हैं। एक्चुअली में क्या है कि स्कूल को, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को तो हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट, एक्चुअली में क्या है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन को तो हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, लेकिन जहाँ तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी अब गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपने सुना होगा DAV पब्लिक स्कूल। तो ये जो पब्लिक वर्ड आता है वो इसलिए आता है क्योंकि गवर्नमेंट उसको भी रेगुलेट करती है, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत रेगुलेशन करती है गवर्नमेंट। अब जो सिस्टम आएगा उसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनल स्कूल जो आप सुनते हो उसको भी रेगुलेट कर सकती है। तो ये एक अच्छा प्रोविज़न है कि गवर्नमेंट के पास पावर आएगा कि वो पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करेगी। सर्कुलम बदलने की बात चल रही है और सर्कुलम कौन बदलेगा, वो CBSE बदलेगा। तो CBSE न्यू सर्कुलम लाने की बात कर रहा है और न्यू सर्कुलम में बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि वोकेशनल एजुकेशन यानी कि जॉब क्रिएटेड एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा और क्लास 6 के बाद बच्चों को कोडिंग यानी कि इंजीनियरिंग साइड की, कंप्यूटराइजेशन साइड की बात की जा रही है, कोडिंग और उसके अलावा भी जो वोकेशनल एजुकेशन होता है जैसे रोबोटिक साइंस, उस पर फोकस किया जाएगा और उस पर उनको पढ़ाने की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। 12, एक और इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में, वो है ईजियर बोर्ड एग्ज़ाम फॉर क्लास 10th एंड 12th। बहुत अच्छी बात है, क्लास 10th और 12th में बोर्ड एग्ज़ाम को ईजी कर दिया जाएगा। देखते हैं इसके लिए क्या क्या स्टेप लिया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगी 5+3+3+4 क्या है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो ज़रा जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे 5 रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास 1 से 2 क्लास के बच्चे तक के लिए, जहाँ पे उनके
मेंटल एबिलिटी को डेवलप करने की बात चल रही है। ये फोकस किया जा रहा है कि उनको को सर्कुलर एक्टिविटीज़ यानी सिंगिंग, डांसिंग वगैरह में इन्वॉल्व किया जाए और उनकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाया जाए। 2 क्लास से ज़्यादा के बच्चे यानी कि 3, 4, 5, तो यहाँ पे 3 किसको डिनोट किया जा रहा है? क्लास 3, 4, 5। चलिए इसमें इंक्लूड किया जा रहा है क्लास 3, 4, 5 के बच्चे। उनका क्या होना चाहिए? उनके मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर फोकस किया गया है +3 में। ठीक है, तो क्लास 3, 4, 5 के बच्चों को फोकस किया गया है। उसके आगे बढ़ते हैं। +3 का यहाँ पे मतलब क्या है? ठीक है, तो हमने देखा 5 का मतलब है 1 और 2 क्लास के बच्चे यानी काफ़ी छोटे बच्चे। +3 का यहाँ पे मतलब है 3, 4, 5 के बच्चे जिनके साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश वगैरह पे फोकस करने की बात की जा रही है। और फिर 5 के बाद यानी 6 क्लास से 6 to 8 क्लास के बच्चे। अब 6 to 8 क्लास के बच्चे को क्या फोकस होना चाहिए? उनकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए, उनका जो कोर्स सब्जेक्ट है उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि क्लास 6 के बाद हम लोग सभी जानते हैं कि सोशल साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो इसका मतलब उनका सोशल अवेयरनेस की तरफ ध्यान दिया जाए और उनके सोशल अवेयरनेस को इम्प्रूव करने की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पे 4 का मतलब 9th to 12th क्लास के बच्चे जिनका फोकस होना चाहिए उनके करियर पे और करियर ओरिएंटेड यानी कि वोकेशनल एजुकेशन को किस तरह से दिया जाए ताकि वो आगे जॉब में जा सके, इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। इसीलिए इस स्कीम का पूरा नाम है 5+3+3+4, जो कि बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि इससे पहले 10+2 चलता था, तो इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चेंज की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टार्ट की जा रही है। स्पेशल जेंडर इंक्लूजन फंड, तो अभी तक हमने देखा 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहला तो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो और दूसरा है जेंडर इंक्लूजन फंड। जेंडर इंक्लूजन फंड जो लाया गया है वो सिर्फ विमेन के लिए नहीं लाया गया है, याद रखिएगा, यूपीएससी कंफ्यूजन में डाल सकता है। तो जेंडर इंक्लूजन फंड टू ऑल वीमेन एंड ट्रांसजेंडर, उनके लिए ये लाया गया है। और एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जीडीपी का बहुत ही कम परसेंटेज खर्च किया जाता था एजुकेशन सिस्टम में। अभी तक कितना खर्च किया जाता था? 4.43%, और इसको बढ़ा के कर दिया गया है 6%, यानी 6% जीडीपी अब खर्च होगा एजुकेशन सिस्टम पे। सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट बनाई जाएगी डिजिटल इंडिया की तरफ, यानी डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ने के लिए, डिजिटल इंडिया की तरफ मूव करने के लिए अब हम लोग सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट की बात कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि वर्ल्ड जो है वो मूव कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी जीडीपी का खर्च रिसर्च और डेवलपमेंट में हो। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा कंप्लीट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इट एंड कमेंट इट, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।